Welcome everybody. This is our first class in JEE Mains previous year question series for chapter Mechanical Properties of Solid of class 11th. Before this, in this series, we have made several videos regarding previous year questions for 1 to chapter number 7, and all of those can be found on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for this type of videos, so you can go and check out our those videos. We have also started similar series for NEET question also, so you can also check that out. And if you found these videos useful, then do press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Your share and subscription helps a lot to keep us feel motivated in making these videos. And also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes, and during the video they are also available, and support us with whatever amount you want. With this amount, in future we will be able to bring better quality content in better resolution. So with this, let's start today's video, and with question number 1. So it is 2020's question. If the potential energy between two molecules is given by, here is the relation, then equilibrium separation between the molecules and the potential energy is, तो हमें ये बताना है कि इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और इक्विलिब्रियम पे डिस्टेंस कितना होगा मोलिक्यूल्स के बीच का. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए रिलेशन गिवन है -A/R6 प्लस B/R12. सो अगर आपको सेपरेशन वाला डिस्टेंस निकालना है, इक्विलिब्रियम वाला डिस्टेंस निकालना है, तो एट इक्विलिब्रियम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है. और अगर आपको किसी भी फंक्शन का भी, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन है इन टर्म ऑफ रेडियस आर, अगर आपको उसको मिनिमाइज करना है तो आप क्या करते हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो, उसके बाद उसको जीरो के इक्वल पुट करते हो. सो जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमें रिलेशन देगा, यहाँ पे आर की पावर -6 है, सो -6 आगे आ जाएगा, ये -A, आर की पावर -7 हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव. सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा प्लस -12 आगे, बी एज इट इज, और ये हो जाएगा R13. तो इसको आप लिख सकते हो लाइक 6A/R7 -12B/R13. ये आपका इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. अब इसको आप क्या करते हो, जीरो के इक्वल पुट करते हो. सो 6A/R7 -12B/R13 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाता है 6A/R7 इज इक्वल टू 12B/R13, और ये इसको 6 पे कट करेगा. सो यहाँ से R⁻⁶ हमारे पास आएगा 12B/6 से, और इसको आप लिख सकते हो यहाँ से R इज इक्वल टू 2B/A पावर 1/6. तो अगर आप देखो यहाँ पे 2B/A पावर 1/6, तो A और जो B ऑप्शन है ये तो हमारे पास आंसर में नहीं होंगे, ओनली C और D आंसर हो सकते हैं. तो अब हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि जब R की ये वैल्यू है तो एनर्जी कितनी होगी. सो फॉर दैट हमारे पास रिलेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट U इज इक्वल टू -A/R6 प्लस B. R12 है, R12 को आप R6 का स्क्वायर लिख सकते हो, और R⁻⁶ की वैल्यू है 2B/A. सो इट कम्स आउट टू बी 2B/A, तो ऊपर चला जाएगा, प्लस B, 2B का स्क्वायर बाय A का स्क्वायर, सो 2B इज 4B² इंटू A². ये B से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, ये मिलेगा आपको -A² बाय 2B प्लस
ए स्क्वायर बाय 4b, और ये आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे सो इट विल बी नेगेटिव ए स्क्वायर बाय 4b, एंड हेयर इट इज ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A body of mass m is equal to 10 kg is attached to one end of a wire of length 0.3 मीटर। तो जो लेंथ वायर की लेंथ है वो 0.3 मीटर है और बॉडी का मास 10 kg है। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड विद विच बॉडी कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स अदर एंड इन द स्पेस स्टेशन, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इन स्पेस स्टेशन के अंदर आप उसको रोटेट कर रहे हैं। अगर स्पेस स्टेशन में आप उसको रोटेट कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी स्मॉल। तो ग्रेविटी के इफेक्ट को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नाउ सपोज कीजिए ये आपकी वायर है और इस पे आपने यहाँ पे ये मास अटैच कर दिया, कितना, 10 kg का, और आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो सर्कुलर मोशन। तो जब ये मास ऐसे सर्कुलर इसमें रोटेट करेगा तो जो ये वायर है इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी, और वो टेंशन किसके इक्वल होगी, जो मास पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सो टेंशन इन वायर इज इक्वल टू हो जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर इज द रेडियस और लेंथ ऑफ द वायर। नाउ वायर के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, मींस मैक्सिमम स्ट्रेस जो वायर ले सकती है। तो वायर के लिए फोर्स बाय एरिया की वैल्यू मैक्सिमम गिवन है 4.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन मीटर -2, और एरिया भी गिवन है वायर के लिए 10⁻²। तो यहाँ से अगर एरिया की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा 4.8 10⁻7 इंटू एरिया 10⁻²। सो दिस इज द फोर्स जो वायर मैक्सिमम अलाउ करेगी। वायर इतने फोर्स को मैक्सिमम अलाउ करती है तो वायर के अंदर मैक्सिमम टेंशन भी इतनी हो सकती है, उसके बाद वायर ब्रेक हो जाएगी। तो आप इस फोर्स को इस टेंशन के इक्वल पुट कर सकते हो, मींस 4.8 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू मास इज 10 kg, रेडियस r इज 0.3 मीटर, लेंथ ऑफ वायर यानी 3/10 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल होगा 1.6 पे, एंड फर्दर कैलकुलेशन करते हैं अगर, ओके 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 ओके, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। ये 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे -4 एडिशनल आएगा, और ये हो जाएगा ओनली 1, और ये 1 रहेगा ओनली। सो 1.6 इंटू 10 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये 16 होगा, ओमेगा स्क्वायर 16 है तो ओमेगा आ जाएगा आपके पास 4 रेडियन पर सेकेंड। सो आंसर इज 4। तो आप थोड़ा यूनिट का ध्यान रखिएगा, हमने यूनिट मिस कर दी थी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A uniform cylindrical rod of length L, radius R is made from material whose Young's modulus of elasticity is equal to Y. When the rod is heated by temperature T and simultaneously subjected to net longitudinal compression force F, its length remain unchanged. तो length है जो unchanged है, the coefficient of volume expansion of the material of the rod is equal to। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आपके पास एक रोड है, लेंथ L है, उसकी रेडियस R है, मीन्स उसका एरिया हो जाएगा πr², और उसका यंग मॉडुलस Y है। अब उसको आपने गर्म किया, सपोज ये आपने यहाँ पे हीटर रख दिया, हीटर की हेल्प से आपने उसको गर्म किया। अब ये जब गर्म होगी तो यहाँ पे क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो लेंथ है ये आउटसाइड बाहर की तरफ इंक्रीज करेगी, रोड की ये एक्सपेंड करेगी। बट क्या किया गया, एक बाहर से फोर्स लगा दिया गया, एक फोर्स लगाया गया ऐसे F बोथ साइड से,
उसकी वजह से क्या है, लेंथ में चेंज नहीं आ रहा। सेम टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि अगर आपके पास ऐसे रोड है और आप उसको हीट कर रहे हो, और हीट करते टाइम आप यहाँ पे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवा देते हो, रिज सपोर्ट। उसको सपोज कीजिए आप एक दीवार, दो दीवारों के बीच में रख देते हो, जो उसको एक्सपेंड करना अलाउ नहीं करती। तो इस सिनेरियो में जो आपको यहाँ पे जो फोर्स लगाना पड़ रहा है और यहाँ पे जो वॉल्स, दीवारें इस पे फोर्स लगाएंगी, वो दोनों फोर्सेस इक्वल है। तो हमें यहाँ पे बताना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो पहले हम क्या करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर हम उससे वॉल्यूम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। सो जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसमें हमारे पास रिलेशन होता है दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू आ जाती है अल्फा डेल्टा टी। और जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है उसमें फोर्स बाय एरिया होता है यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल। और यहाँ से जो डेल्टा एल बाय एल है इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अल्फा डेल्टा टी। सो फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा डेल्टा टी। और हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि बाद में हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट बनाना है और वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है गामा। सो फर्स्ट हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम गामा कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ से अल्फा हो जाएगा फोर्स एरिया वाई इंटू डेल्टा टी। और अगर आप एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखोगे, पाई आर स्क्वायर वाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। सो ये अल्फा आ गया और हम ये पता है रिलेशन अल्फा बाय 1 इज इक्वल टू बीटा बाय 2। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इज इक्वल टू गामा बाय 3 कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो गामा आ जाता है फ्रॉम दिस रिलेशन, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। सो गामा की वैल्यू आ जाएगी 3f बाय पाई आर स्क्वायर वाई डेल्टा टी। एंड कंपेयरिंग विद द ऑप्शंस, option C is the right answer. Next question. In an environment, brass and steel wires of length 1 meter each with area cos of cross section 1 millimeter are used. So length भी same है and area of cross section भी same है. The wires are connected in series and one end of the combined wire is subjected to ridge support and another is to subjected to elongation. The stress required to produce a net elongation of 0.2 millimeter. So आपके पास दो वायर्स हैं, लेट अस ड्रॉ, दोनों वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये आपके पास सपोर्ट है, रिज सपोर्ट जिसको बोला गया है, और उसके बाद आपके पास दो वायर्स हैं। ये आपकी फर्स्ट वायर होगी और उसके बाद हमारे पास एक और सेकंड वायर है, ये हमारे पास सपोज सेकंड वायर होगी। और इन पे कोई फोर्स लगा दिया हमने, सपोज ये हमने कोई वेट लगा दिया W, जिसकी वजह से इन पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है जो इनको स्ट्रेच कर रहा है। नाउ दोनों के लिए लेंथ, एक ब्रास है एक स्टील है, सो लेंथ ऑफ स्टील इज 1 मीटर, लेंथ ऑफ ब्रास इज 1 मीटर, एरिया ऑफ स्टील इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, सो 1 into 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। area of brass is 1 into 10⁻⁻⁶ meter square. Now, so that's enough. हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज भी गिवन है। तो हमें कंबाइंड स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है, दैट कंबाइंड स्ट्रेन 0.2 mm है, यानी कि डेल्टा स्ट्रेन इन स्टील प्लस स्ट्रेन इन ब्रास इज 0.2 mm और 0.2 into 10⁻⁻³ मीटर। ये कंबाइंड स्ट्रेन है। सो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेन का फॉर्मूला डेवलप करते हैं और उसकी हेल्प से हम फिर कंबाइंड स्ट्रेन यूज करेंगे। सो फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल, और यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है फोर्स इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया इनटू
यंग्स मॉडुलस। सो जब हम इन दोनों वैल्यूज को लिखते हैं, ये जो कंबाइंड वैल्यू है, इट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील प्लस स्ट्रेन इन ब्रास। सो एफ फोर्स दोनों के लिए सेम है तो हम उसको ओनली एफ लिख रहे हैं। दोनों के लिए लेंथ भी सेम है, दोनों के लिए एरिया भी सेम है, डिवाइड बाय स्टील का प्लस एफ एल ए डिवाइड बाय ब्रास का। बिकॉज सबके लिए फोर्स, लेंथ और एरिया सेम है, दैट्स वाई हमने इनको स्टील और ब्रास के डिनोमिनेटर्स नहीं लिखे। सो 2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता, लेंथ की वैल्यू हमें पता है, लेंथ हम कॉमन ले लेते हैं, और एरिया भी हम कॉमन निकाल लेंगे, और एरिया हमें गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻⁶। सो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय कॉमन में यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास। नाउ स्टील का यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है 120 इंटू 10⁻⁹। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे आएगा ब्रास का होगा 60 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 10⁻10 कॉमन ले सकते हैं। सो इट विल बी f बाय 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻10, और यहाँ पे बचता है 1/12 प्लस 1/6। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 10⁻⁴, और ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे इस -4 को कैंसिल कर देगा। सो 2 इज इक्वल टू एफ इंटू, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो आएगा 12, और ये देगा हमें 1 + 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये होगा 3/12 एंड, और वेट ए मिनट। सो यहाँ से जो फोर्स होगा, फोर्स 3/12 और फोर्स आ जाएगा 8 न्यूटन, और हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे, ये जरूरत नहीं थी इतना करने की। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जो स्ट्रेस हो जाएगी, इट इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स है हमारे पास 8 न्यूटन, और एरिया है 1 इंटू 10⁻⁻⁶। सो स्ट्रेस आ जाएगी 8 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। कंपेयर करते हैं ऊपर जाके आंसर के साथ, एंड हियर इट इज। यहाँ पे कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं करता, मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो मिसिंग है। यहाँ पे 8 होना चाहिए था, ओनली देन ये आंसर ठीक होता। सो विद दिस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास इज 379 मेगापास्कल। सो मीन्स इलास्टिक लिमिट का मीनिंग होगा कि आपको स्ट्रेस गिवन है, सो स्ट्रेस और फोर्स बाय एरिया की वैल्यू गिवन है, इट इज 379 इंटू 10⁻⁶ पास्कल। What should be the minimum diameter of the brass rod to support 400 Newton load without exceeding the elastic limit? So हमें मिनिमम डायमीटर बताना है रोड का जो इलास्टिक लिमिट को भी क्रॉस ना करे और उसका 400 न्यूटन का लोड ही वो सस्टेन कर पाए। सो हमें फोर्स बाय एरिया की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इट इज 379 इंटू 10⁻⁶। फोर्स की वैल्यू हमें भी गिवन है 400 न्यूटन होनी चाहिए। नाउ गोइंग टू एरिया, हमें डायमीटर निकालना है तो हम डायमीटर के टर्म्स में एरिया को लिखते हैं। एरिया होता है πr², इसको अगर डायमीटर टर्म्स में लिखें तो πd²/4 हो जाएगा। सो πd² और यहाँ पे 4 इक्वल टू 379 इंटू 10⁻⁶। फर्दर सोल्व करते हैं यहाँ से। सो πd² ऊपर जाएगा, πd² की वैल्यू आ जाती है ये 600
डिवाइडेड बाय 379 इंटू 10⁶, और यहाँ से डायमीटर की वैल्यू आएगी अंडर रूट 1600 डिवाइडेड बाय 379 इंटू 10⁶ इंटू पाई। नाउ आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलता है 1.15 mm, जो कि ऑप्शन जो बी है आपका उससे अप्रोक्सीमेटली मैच करता है, मीन्स ऑलमोस्ट मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील वायर हैविंग रेडियस गिवन है, कैरिंग ए लोड ऑफ 4 kg हैंगिंग फ्रॉम द सीलम, गिवन जी की वैल्यू है 3.1, यहाँ पे ये ए नहीं है, ये एक्चुअली पाई है, सो जी की वैल्यू गिवन है 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट वुड डेवलप इन द वायर। तो हमें टेंसाइल स्ट्रेस बतानी है, यानी कि फोर्स बाय एरिया हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल। सो ये स्टील वायर है, स्टील वायर के लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू वी ऑलरेडी नो, और इसकी जगह पे हम डायरेक्टली फोर्स बाय एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो फोर्स इज इक्वल टू एम जी। सो 4 इंटू जी की वैल्यू है, तो ये वाला पार्ट हम यूज नहीं करेंगे, हम सीधा यूज करेंगे फोर्स इज इक्वल टू एम जी बाय एरिया। एम इज 4 इंटू जी की वैल्यू 3.1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय एरिया जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, और आर है हमारे पास 2 mm, यानी कि 4 2 का स्क्वायर 4 और mm है तो 10⁻³ का स्क्वायर -6। सो ये हो गया हमारे पास एरिया। सो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और ये आ जाता है 3.1 इंटू 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज द सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस वन, और इट इज रिपीटेड ट्वाइस। यस, ये 2 days में रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। सो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 6 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस ऑफ 2 वायर ए एंड बी आर इन रेशियो 7:4। सो वाई ए बाय वाई बी इज 7/4। ए की लेंथ 2 मीटर है एंड रेडियस आर है, सो एल ए इज 2 मीटर, आर ए इज आर। बी की लेंथ 1.5 मीटर है, एल बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड रेडियस इज 2 mm, so 2 into 10⁻³ meter. If two wires stretch by the same length for a given load, then the value of R is close to. So सेम लेंथ से स्ट्रेच हो रही है, यानी कि डेल्टा एल सेम है, और गिवन लोड यानी कि एफ भी सेम है, तो हम एक रिलेशन बनाते हैं डेल्टा एल और एफ से रिलेटेड, और वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो वी नो फोर्स बाय एरिया होता है, इट इज गिवन बाय यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल बाय एल। सो यहाँ से डेल्टा एल इधर ले आते हैं और एरिया उधर ले जाते हैं, सो एफ बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई एरिया बाय एल। बिकॉज फोर्स और डेल्टा एल दोनों के लिए सेम है, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई दोनों के लिए। और यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट वाई ऑफ ए इंटू एरिया ऑफ ए बाय लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ऑफ बी एरिया ऑफ बी इंटू लेंथ ऑफ बी। सो हमें क्या निकालना है, हमें ए की रेडियस निकालनी है, यानी कि यहाँ से निकालनी है हमें। सो एरिया ऑफ ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सभी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा वाई बी वाई ए इंटू एल ए बाय एल बी इंटू एरिया ऑफ बी दैट इज पाई आर बी स्क्वायर। सो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, वाई बी बाय वाई ए होगा 4/7
लेंथ है पहले वाले की 2 और दूसरे वाले की 1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 20/15। इसका पॉइंट हटा के हमने ऊपर एडजस्ट कर दिया। और आर बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, और ये हमें दे रहा है आर ए का स्क्वायर। सो ये कट होके 4 पे जाएगा और ये कट होके 3 पे जाएगा। तो जब यहाँ से अंडर रूट लेंगे हम, तो 4 इंटू 4 का अंडर रूट 4 होगा, एंड फर्दर 4 का अंडर रूट 2 होगा, 10⁻⁻6 का अंडर रूट 10⁻⁻3 होगा, और डिवाइड हो जाएगा √21 से। नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है आफ्टर कैलकुलेशंस, इट इज कम्ड आउट टू बी 1.75 mm। ये 8 है, ये 21 है, और जो 21 का अंडर रूट है वो समथिंग 4.5 समथिंग लाई करेगा, तो ये आपको 1.75 देता है। और अगर हम कंपेयर करते हैं, सो हेयर इज ऑप्शन सी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, as shown in the figure, force of 10⁵ Newton each are applied in opposite directions। तो दो फोर्स लगाए जा रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, on the upper and lower faces of a cube side 10 cm, shifting the upper face parallel to itself by 0.5 cm। so सिनेरियो क्या है यहाँ पे? पहले थोड़ा इसको मूव कर देते हैं, स्पेस रेट करते हैं, हियर इट इज। फर्स्ट आपकी शेप ऐसे थी, उस पर हमने फोर्सेस लगाए, और उसके बाद फोर्स लगाने की वजह से जो शेप है वो ऐसी हो गई। इसमें थोड़ा सा शिफ्ट आ गया, ये ओरिजिनल था, और ये जो आपके पास है ये शिफ्ट आ गया टोटल। और ये शिफ्ट कितना है? 0.5 सेंटीमीटर का। और जो लेंथ है आपकी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। ये साइड, ये जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे किस टाइप की शिफ्टिंग हो रही है? ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा। If the side of another cube of same material is 20 centimeter under the same condition as above, the displacement will be। तो ये बताना है कि जब आपके पास 10 सेंटीमीटर वाला, यहाँ पे आई थिंक ये क्यूब है, हाँ 10 सेंटीमीटर का क्यूब था, तो उस पर जब हमने F फोर्स लगाए यहाँ से और यहाँ से, तो उसमें 0.5 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ। अगर ये क्यूब 10 सेंटीमीटर का होता तब कितना शिफ्ट होता? इसके लिए हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूज करते हैं। हमारे पास होता है फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू नीटा डेल्टा एल बाय एल, और ये यहाँ पे जो ये डेल्टा एल है ये होती है आर्क, और ये होती है रेडियस। एक्चुअली डेल्टा थीटा होता है। यहाँ पे आर्क क्या है जो शिफ्ट हुआ, दैट इज 0.5, और रेडियस क्या है 10। बिकॉज सेम मटेरियल है और सेम फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं, तो नीटा कांस्टेंट है और फोर्स भी सेम है। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट फोर्स बाय नीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू डेल्टा एल बाय एल इज कांस्टेंट। ये टर्म आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो पहले आ जाते हैं A1 इंटू डेल्टा L1 बाय L1 इज इक्वल टू A2 डेल्टा L2 बाय L2। और जो एरिया है ये है फेस एरिया, जिस फेस पे फोर्स लगाया गया है। जो ये वाला फेस है आपका, यहाँ पे अगर आपका ये क्यूब होता तो क्यूब का ऐसे बनाते हैं। लेट मी ड्रॉ द क्यूब अगेन सो दैट आपको थोड़ा विजुलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पे आपके एक फोर्स तो आपका ऐसे लगाया गया था और एक फोर्स ऐसे लगा था। तो जो ये फोर्स, ये फेस है, जिस फेस पे फोर्स लग रहा है उस फेस का आपको एरिया लेना होता है। बिकॉज ये क्यूब है तो इसके हर फेस का एरिया इक्वल ही रहेगा। पहले साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद 20 सेंटीमीटर होती है। 10 सेंटीमीटर यानी कि हम पूरी कैलकुलेशन सेंटीमीटर्स में करते हैं। 10 स्क्वायर
और इसके लिए शिफ्ट थी 0.5 सेंटीमीटर की, सो 0.5/10 इज इक्वल टू, अब एरिया साइड लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर, सो 20 स्क्वायर और डेल्टा एल बाय 20, सो 20 से स्क्वायर और ये इससे ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इट विल बी 10/20 into 0.5, so it comes out to be further 0.25 centimeter. Option B is the right answer. आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्लाइड में कर लेते हैं इसको एंड हियर इट इज, सो लेट्स स्टार्ट। A thin 1 meter road has a radius 5 mm, so radius 5 mm है, यानी कि 5 into 10⁻³ मीटर। फोर्स अप्लाई किया है 50 पाई किलो न्यूटन, सो 50 पाई into 10⁻³ न्यूटन applied to one and to determine Young's modulus. Assume the force is exactly known, तो फोर्स में कोई एरर नहीं है, सो मीन्स यहाँ पे एरर एनालिसिस का आपको यूज करना पड़ेगा बिकॉज इन्होंने यहाँ पे हिंट दे दिया। एंड इट्स यंग्स मॉडुलस एंड द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल लेंथ्स, सभी लेंथ्स में का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है, यानी कि सभी लेंथ्स में जो एरर होगा यानी डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास आ गई, इट इज 0.1 mm और 1 into 10⁻² into 10⁻³ यानी कि -5 meter. Which of the following statement is false? Maximum value of y that can be determined is, y की वैल्यू मैक्सिमम ये है, delta y by y gets minimum contribution in from the uncertainty in the length, maximum contribution from the uncertainty in strain, figure of merit is largest for the length of the road. So first of all हम जो यंग्स मॉडुलस है उसका फॉर्मूला राइट आउट करते हैं। So force by area is equal to Young's modulus into delta L by L, ये हमारे पास होता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नोट डेल्टा L by L, यस डेल्टा कैपिटल L by L, ये हम यूज करते हैं, यहाँ पे कैपिटल L यूज करते हैं बिकॉज स्मॉल L हमने एरर के लिए ऑलरेडी यूज कर लिया। सो यहाँ से यंग्स मॉडुलस बन जाता है, इट कम्स आउट टू बी FL by area into डेल्टा एल। सो अगर एक बार हम यहाँ से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी, फोर्स है 50 पाई 10⁻³, लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, सो 25 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, जो लेंथ में चेंज आ सकता है जब हम ये फोर्स लगाएंगे, तो जो मिनिमम चेंज आ सकता है दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। मींस सपोज कीजिए लेंथ में जो चेंज आता है वो इससे भी कम है, बट जब हम मेजर करने जाएंगे इंस्ट्रूमेंट के साथ तो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही इतना है, इससे छोटा हम मेजर कर ही नहीं सकते, तो मिनिमम चेंज इतना आ सकता है और यही हम यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू लेके चलते हैं, 1 into 10⁻⁻5। सो पाई से पाई कैंसल, ये 2 पे हो जाएगा, ये -11 ऊपर जाके +11 यानी कि 14 हो जाएगा। सो इट कम्स आउट टू 2 into 10⁻14 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी आप इसको देख के लग सकता है कि यस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कि ये हमने वैल्यू एग्जैक्टली इतना निकाल ली, बट नो, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ये आंसर गलत, ऑप्शन गलत है और मीन्स यही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर यही होगा इसका, पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हाउ, जो हमने ये वैल्यू निकाली है ये वाई मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है। जब भी आप एरर एनालिसिस करते हो तो आप ऐसे लिखते हो दैट ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस एरर इन ए। तो जब आप नॉर्मल फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो तो हमेशा आपको मीन वैल्यू मिलती है, तो जो ये वाली वैल्यू है ये मीन वैल्यू है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एरर होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती एज पर द स्टेटमेंट, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं, ये मीन वैल्यू है। सो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है यही फॉल्स स्टेटमेंट है। जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं उनको भी हम एनालाइज करते हैं। ये बोला गया डेल्टा वाई बाई वाई गेट्स मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अनसर्टेनिटी इन द लेंथ, तो लेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी होगी, डेल्टा एल बाई एल। और फर्स्ट ऑफ ऑल वाई के अंदर अनसर्टेनिटी देख लेते हैं टोटल हम, सो दैट हम सभी टर्म्स को एनालाइज कर सकें। तो अगर वाई के अंदर अनसर्टेनिटी निकालते हैं डेल्टा वाई बाई वाई,
फोर्स कांस्टेंट है हमारे पास, फोर्स में कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। जो डेल्टा जो एल है इसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी, जिसको बोला जाता है डेल्टा एल बाय एल, सिंपल एरर एनालिसिस। प्लस जो एरिया है, एरिया को आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर में यहाँ पे पाई में कोई एरर नहीं हो सकता, आर स्क्वायर में एरर हो सकता है, दैट विल बी गिवन एज 2 डेल्टा आर बाय आर एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। जो डेल्टा एल है ये ऑलरेडी एरर है, तो आप इसको इग्नोर करोगे बिकॉज ये ऑलरेडी एल का ही एरर है। तो जो ये टर्म आपके पास आ रही है, ये टर्म कहां से आ रही है, ये आ रही है स्ट्रेन से, एल वाली टर्म से। और जो ये वाली टर्म आ रही है आपके पास, ये आ रही है स्ट्रेस से। तो ये अनसर्टेनिटी ड्यू टू स्ट्रेन है, ये अनसर्टेनिटी ड्यू टू स्ट्रेस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लेंथ, तो जो लेंथ या स्ट्रेन से जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 1 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय एल, दैट इज 1 प्लस 2, ये क्या है डेल्टा आर यानी कि रेडियस। और रेडियस को अगेन आप अगर मेजर करना है तो आप एक्चुअली लेंथ ही मेजर करोगे, और अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो अगेन इतना ही उसमें एरर हो सकता है, मिनिमम एरर इतना होगा, डिवाइडेड बाय रेडियस अगेन 5 इंटू 10⁻⁻3। सो अगर इन टर्म्स को इंडिविजुअली लिखते हैं तो पहली टर्म से हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है 1 इंटू 10⁻5 का, और दूसरी टर्म से हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है, इट कम्स आउट टू बी, ये 0.4 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻2 का। और इसको फिर से हम सेपरेट कर सकते हैं फर्दर, 1 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻3। तो आप देख सकते हो कि ये वाली टर्म लार्जर है, ये वाली टर्म स्मॉल है। तो यानी कि जो लेंथ की वजह से या स्ट्रेन की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है, और जो ये स्ट्रेस वाला कंट्रीब्यूशन है ये एरर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप ये देखते हो डेल्टा वाई वाई गेट्स मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन द लेंथ, तो ये स्टेटमेंट ओके है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अनसर्टेनिटी इन स्ट्रेन, और यहाँ पे स्ट्रेन लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रेस होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है, तो ये भी ओके हो जाएगी। और फिगर ऑफ मेरिट इज लार्जेस्ट फॉर द लेंथ ऑफ द रोड, सो ये भी ओके हो जाएगी। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज रॉन्ग, और वही इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ए यूनिफॉर्मली टेपरिंग conical wire is made of material of Young's modulus Y, has a normal unextended length L, means normal length L है। The radii at the upper and lower end of the conical wire have the values R and 3R respectively. Upper end of the wire is fixed to rigid support and mass M is suspended to the lower end. Equilibrium extended length of the wire is equal to, तो हमें ये बतानी है कि extended वायर की लेंथ कितनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वायर प्लॉट कर लेते हैं कि आपके पास वायर किस टाइप की है। से कुछ इस टाइप की हमारे पास वायर है जिसका अपर रेडियस हमारे पास आर है और जो लोअर रेडियस है दैट इज 3R, और इसके लोअर एंड से हमने एक वेट या एक आप लगा लीजिए फोर्स लगाया हुआ है, या जो वेट है दैट इज मास m, तो यानी कि यहाँ पे हमने डाउनवर्ड mg फोर्स लगाया हुआ है, और इसका ऊपर वाला एंड ये हमने फिक्स किया हुआ है। सो अब हमें इस वायर के लिए कि एक्सटेंशन कितना होगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो इसकी क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो हमें फोर्स तो पता है, फोर्स इज इक्वल टू mg, बट हमारे पास एवरेज क्रॉस सेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमारे पास एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो स्ट्रेस है या जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हम अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स बना देते हैं, और ये इसको हम रब कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। सो यहाँ पे हम बोलते हैं ए पॉइंट। अब हम जो हमारी मेजरमेंट कर रहे होंगे वो ए पॉइंट से करेंगे, और हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं इसका, नोट दिस वन, हमें
स्फेरिकल एलिमेंट ही लेना होगा, मीन्स सिलेंड्रिकल टाइप का एलिमेंट ही लेना होगा। हियर इट इज, यस। नोट सिलेंड्रिकल शेप ही हम लेते हैं एग्जांपल के लिए, इसको डिलीट करते हैं। हियर इट इज सिलेंड्रिकल शेप। तो हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल शेप का एलिमेंट इसमें चूज कर लिया कि जो एलिमेंट है वो बहुत ही स्मॉल है, और जो एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट है इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है हमारे पास dx, और ये ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे ये एलिमेंट हमने लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडियस के लिए फॉर्मूला बनाना होगा कि एट एनी पॉइंट x डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए रेडियस कितना होगी। तो जो रेडियस है, मिनिमम वैल्यू रेडियस की a है, और वो यूनिफॉर्मली लीनियरली वेरी करती है, लीनियर इंक्रीज है इसमें, सॉरी r है, a पॉइंट पे रेडियस r है और वो लीनियर इंक्रीज करती है 2r तक। तो अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, और ये इंक्रीज कितनी लेंथ में होता है, ये l लेंथ l के अंदर ये पूरा का पूरा इंक्रीज होता है, बिकॉज जो ये वाली लेंथ है आपके पास, इस लेंथ की वैल्यू l है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब फॉर्मूला हमें बनाना है तो फॉर्मूला बन जाएगा दैट x या रेडियस r इज इक्वल टू, ये क्या होगा, रेडियस इस स्मॉल एलिमेंट की रेडियस जिसको हम r मान लेते हैं, इट विल बी 3r हाई माइनस लो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय कितनी लेंथ पे है, प्लस इनटू x आएगा साथ में, प्लस में आएगी मिनिमम वैल्यू कितनी है। सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय कितने लेंथ में डिफरेंस आ रहा है, कितनी लेंथ में जो टोटल प्रोग्रेस हो रहा है, मल्टीप्लाई x प्लस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से जो r है इसकी वैल्यू आ जाती है 2r बाय l इंटू एक्स प्लस r। सो ये हमारे पास रेडियस आ जाती है एट डिस्टेंस x। तो अगर हमारे पास x डिस्टेंस पे रेडियस आ गई, तो जो x डिस्टेंस है इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो कि x डिस्टेंस पे है, इट विल बी 2r यानी कि पाई r इंटू स्क्वेयर, ये रेडियस है, इसका स्क्वायर पाई r ऑफ दिस। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब बिकॉज जो mg है वो हर एलिमेंट पे इक्वली लगता है, तो जो ये एलिमेंट है इस पे लगने वाला फोर्स तो mg हो गया। सो अब हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हमें ये पता है दैट फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल होता है, तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी एफ एल इंटू ए बाय वाई। और अब इस डेल्टा एल को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारे पास ये a है ये किसकी टर्म्स में है, ये x की टर्म्स में है, और जो हमारे पास l है ये क्या है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और वो हमने कितनी मानी हुई है dx। तो हमारे पास dx में इंटीग्रेशन अवेलेबल है। सो डेल्टा एल हो जाएगा इंटीग्रल, फोर्स है mg, लेंथ है dx, यंग्स मॉडुलस एज इट इज रहेगा, और एरिया ये हो गया हमारे पास, सो पाई 2r l x प्लस r होल स्क्वायर। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगी, अगर आप x की वैल्यू देखते हो तो x मिनिमम वैल्यू a पॉइंट पे होगी जो 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी जो कि लेंथ l के इक्वल होगा। सो इंटीग्रेशन हो जाएगी 0 टू l। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, mg और ये y और पाई तो सब कॉमन हम ले लेंगे, तो इसको साइड में करते हैं एंड स्टार्ट डूइंग इट। सो जो mg है ये कांस्टेंट है, y है ये कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रल 0 टू l dx, ये बचता है 2r l x प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस भी कांस्टेंट ही है, तो हम r को भी कॉमन लेके स्क्वायर से बाहर कर लेते हैं और बिल्कुल ही बाहर लेके आ जाते हैं। सो ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय y इंटू पाई
आर स्क्वायर, आर भी हमने यहाँ से कॉमन लेके बाहर कर दिया, इंटीग्रल 0 to L dx, यहाँ पे बचेगा 2x/L प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पूरे को जो है z के इक्वल अज्यूम कर सकते हैं और इसकी लिमिट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि z इज इक्वल टू 2x/L प्लस 1। सो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dz आ जाएगा 2dx और dx की वैल्यू आ जाएगी dz/2। और लिमिट्स को अगर देखें तो जब z 0 के इक्वल है, when z is equal to not z, जब ये x है ना, यहाँ पे तो dx है, तो जब x 0 के इक्वल है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो z हो जाएगा 1, और जब x इज इक्वल टू l के इक्वल है तो जो z हो जाएगा 2l/l यानी कि 3। तो आपका पूरा सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा mg/4πr² लिमिट्स 1 to 3, dx की वैल्यू है dz/2 और ये हो जाएगा सिर्फ z²। तो ये हाफ भी हम बाहर कॉमन ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा mg नोट y है सॉरी 2y/r² 1 to 3 इंटीग्रल dz/z²। हमने यहाँ पे टर्म मिस कर दी, यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे dz 2dx/l आएगा यहाँ पे साथ में, तो जो dx की वैल्यू आ जाएगी ये साथ में इसके साथ l dz जाएगा, तो यहाँ पे l आएगा और वो यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा। सो नाउ अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको देगा 1/z, नेगेटिव 1/z। सो LMG/2y/r² नेगेटिव 1/z इंटीग्रल आ गया और ये लिमिट्स हैं 3 and 1। वैल्यूज को हम पुट करके आगे सॉल्व करते हैं। सो इट विल बिकम LMG/2y/r² माइनस साइन बाहर आ जाएगा और अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1/3, लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 1, और ये देगा आपको -2/3 और माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 2LMG डिवाइडेड बाय, यहाँ पे साथ में 3 है तो ये हो जाएगा 6 2/3। ओके, तो ओनली 1/3 ही बचेगा। तो यस 1/3 बिकॉज इसका 2/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो LMG डिवाइडेड बाय y/r², तो ये आ गया डेल्टा L की वैल्यू। और अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ओरिजिनल टोटल लेंथ निकालनी है, तो इट विल बी L प्लस डेल्टा L। सो L प्लस 1/3 LMG y/r², और यहाँ से L कॉमन ले सकते हैं, सो 1 प्लस mg/3 y/r²। कंपेयर करते हैं, here is option C। let me copy the answer so that हम कंपेयर कर पाए इजिली। ये πr² है, सो कॉपी और पेस्ट करते हैं। सो L into 1/3 mg/y/r², so here it is, option C is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
the pressure that has to be applied to the ends of a steel wire of length 10 centimeter to keep the length constant when temperature is raised to 100 डिग्री सेल्सियस। तो लेंथ को कांस्टेंट रखना है और प्रेशर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी स्ट्रेस है, एक तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और एक थर्मल स्ट्रेस है जो प्रोड्यूस हो रही है टेम्परेचर में चेंज की वजह से। तो जस्ट हमें क्या करना होगा, दोनों को इक्वेट करना होगा। लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास होता है फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल, और थर्मल में होता है डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी। तो जस्ट फोर्स बाय एरिया इक्वल टू हो जाएगा वाई इंटू एल्फा डेल्टा टी। फोर्स बाय एरिया इज द प्रेशर और वही हमें कैलकुलेट करना है। सो वाई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11। एल्फा है हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻⁻5 एंड डेल्टा टी टेम्परेचर का जो राइज है वो 100 डिग्री से हो रहा है। सो 100 वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2.2, ये माइनस ये 6 बचेगा और यहाँ से 2 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। सो 10⁸ पास्कल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two block of masses small m and capital M are connected by means of a metal wire of cross section area A passing over a frictionless pulley as shown in the figure. The system then released if M is equal to capital M is equal to small 2m twice of small m the stress produced in the wire. तो हमें यहाँ पे स्ट्रेस बतानी है वायर के अंदर कितनी होगी। सो बिकॉज यहाँ पे जो मासेस हैं वो अनबैलेंस्ड है, मीन्स ये वाला मास ज़्यादा है, ये वाला मास ज़्यादा है और ये मास कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नेट आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। बिकॉज ये वाला मास ज़्यादा है तो यहाँ पे एक नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कैपिटल एम ए, और इसके लिए एक नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी एम स्मॉल एम इंटू ए। दोनों के लिए एक्सेलरेशन इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट करनी है, और अगर हमें वायर के अंदर की टेंशन पता चल गई तो फिर हम उसको एरिया से डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, वायर की स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सो इक्वेशंस लिखते हैं टेंशन, एक्सेलरेशन और मासेस के लिए। इस बास के लिए जो डाउनवर्ड होगा दैट विल बी कैपिटल एम जी, और इसके लिए जो डाउनवर्ड होगा दैट विल बी स्मॉल एम जी। सो हियर इट इज, जो फर्स्ट मास है इसके लिए इक्वेशन बनेगी एम ए इज इक्वल टू, बिकॉज ये डाउनवर्ड जा रहा है तो कैपिटल एम जी ज़्यादा होगा, माइनस टी। एंड जो सेकंड मास है इसके लिए इक्वेशन बनेगी एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे। सो एम बाय स्मॉल एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी डिवाइड बाय टी माइनस एम जी, एंड ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा टी इंटू एम माइनस एम एम जी, और यहाँ से आता है एम एम जी माइनस एम टी। ये स्टर्म इधर आ जाएगी और स्टर्म को उधर ले जाते हैं। सो टी कॉमन, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू, ये दोनों उधर ऐड हो जाएंगे 2m एम जी, और टेंशन आ जाती है 2m एम जी। होपफुली आपने ये ऑलरेडी कर चुके होंगे तो आपको शायद फॉर्मूला ही डायरेक्ट याद हो। सो कैपिटल एम की वैल्यू पुट कर देते हैं 2m, कैपिटल एम भी 2m के इक्वल है, इंटू जी, और डिवाइड में दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3m। सो m से m कैंसिल, और ये देता है आपको 4mg/3। तो टेंशन की वैल्यू 4mg/3 आ गई। अब स्ट्रेस इन वायर क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। सो इट विल बी 4mg/3 इंटू ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is used and steel wire of length 0.5 meter having equal cross section of area
सो लेंथ ऑफ कॉपर हमारे पास गिवन है 1 मीटर एंड स्टील गिवन है 0.5 मीटर। एरिया दोनों का इक्वल है, सो एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील। एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है और उनके ऊपर एक सर्टेन लोड लगाया गया है सच दैट कॉपर वायर की एक्सटेंशन 1 mm है, यानी कि डेल्टा एल सी इज 1 mm और 1 इंटू 10⁻³ मीटर। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर गिवन है, स्टील का कॉपर गिवन, यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो हमें टोटल एक्सटेंशन बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एल एस, ये फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें दोनों का सम भी बताना है। ओके, तो बिकॉज और दोनों का एरिया इक्वल है और दोनों पे फोर्स भी इक्वल है, एफ कॉपर इज इक्वल टू एफ स्टील, बिकॉज दोनों को सीरीज में जोड़ के वहां पे फोर्स लगाया गया है। सो हम एक फॉर्मूला फॉर्म करते हैं फोर्स और एरिया से, और हमें ये पता है फोर्स बाय एरिया होता है स्ट्रेस, तो दोनों के लिए क्या इक्वल होगी, दोनों के लिए स्ट्रेस इक्वल है। अगर दोनों के लिए स्ट्रेस इक्वल है मतलब कि यंग्स of steel into delta L of steel by L of steel is equal to youngs of copper delta L of copper into divided by L of copper। तो हमें स्टील का डेल्टा एस निकालना है, तो यहाँ से डेल्टा एल एस आ जाएगा वाई सी बाय वाई एस इंटू एल एस बाय एल सी इंटू डेल्टा एल सी। सो कॉपर का यंग्स मॉडुलस है हमारे पास, पहले कॉपर का ही गिवन है 1 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻11। स्टील का लेंथ ऑफ स्टील इज 0.5 यानी 5/10 और ऊपर की 1 है और डेल्टा एल सी इट इज 1 इंटू 10⁻³ सो ये कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 पे कैंसिल होता है, तो ये आता है हमारे पास 1/4 इंटू 10⁻³ और इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 0.25 इंटू 10⁻³ और 0.25 mm। तो ये स्टील की एक्सटेंशन है और आपके पास ये 1 mm था कॉपर का, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.25 mm हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड गोइंग टू ओके, सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने इस वीडियो में कवर किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस फाइनेंशियली तो आप इस QR कोड पे यहाँ पे स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इट विल बी ए very good help for us if you support us financially, because it keeps us motivated to make such videos and to cover the costs of making these videos also. So with this, again, thanks for watching. We will meet in next video. Keep it till then, keep on sharing, keep on subscribing and keep on donating. At last, thanks for watching.